नमस्कार। आप देख रहे हैं नवज पंजाबदी और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर श्याम भारती। दोस्तों, हर शहर की अपनी बहुत सी कहानियां होती हैं। ये कहानियां लंबे समय तक साथ चलती रहती हैं। ऐसी ही कहानियों में से एक कहानी आज हम आपके साथ साझी करेंगे। ये कहानी है पठानकोट के वर्तमान डाकखाना चौक के आसपास स्थित उन कोठों की जहां 1947 में बंटवारे तक हर रोज़ मुजरा हुआ करता था। तवाइफें हुस्न के शौकीनों की रातें रंगीन करती थी। मैं आपको बता दूं, ये कहानी केवल कहानी नहीं बल्कि पठानकोट के इतिहास का कोरा सच है, जिसे ख्यात शख्सियत एवं पठानकोट का इतिहास लिखने वाले BR कपूर ने सबूतों से ही अपनी पुस्तक पठानकोट का इतिहास में दर्ज भी किया है। आओ समझते हैं पूरी कहानी। भारत विभाजन तक पठानकोट शहर में जहां मुजरे होते थे, वहीं वेश्याओं ने लगभग 17-18 कोठे खोल रखे थे, जहां वे शरेआम जिस्म का धंधा भी करती थी। हर रोज़ दिन ढलते ही आज के मेन पोस्ट ऑफिस के चौक के सामने वाली नुक्कड़ से लेकर कुलदीप निवास तक बनी दुकानों के ऊपर चौबारों में मुजरा करने वाली, गाने वाली तथा देह व्यापार का धंधा करने वाली वेश्याओं के कोठे थे। तब पठानकोट के इस एरिया को रंडी बाजार कहा जाता था। शहर के इस बाजारे हुस्न में लगभग 18 कोठे थे। कुछ कोठे मिशन रोड पर भी थे। सभी चौबारों अथवा कहें कि कोठों की खिड़कियां बाजार की ओर खुलती थीं। शाम ढलते ही इस बाजार में चहल पहल शुरू हो जाती थी। दिन भर बंद रहने वाली खिड़कियों के द्वार सायं के समय धीरे धीरे खुलने लगते थे और फिर उन खिड़कियों में अपने यौवन का जलवा बिखेरती युवतियाँ सज धज कर बैठ जाती और ये युवतियाँ शरेराह चलते लोगों को अपने दिलकश इशारों से ऊपर आने का न्योता देने लगती थी। दुकानों के ऊपर बने चौबारों की कुछ खिड़कियाँ आज भी पठानकोट के बाजार में उपलब्ध हैं। शाम ढलते ही इन चौबारों के नीचे सड़क पर फूलों का चमन महकने लगता था। रात ढलते ही सारे चौबारे रोशनी से जगमगा उठते थे। शहर के रईसजादे इन कोठों की रौनक बढ़ाने के लिए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगते। सीढ़ियां चढ़ने वालों में शैल शवीले नौजवानों के अलावा अधेड़ आयु के रसिया लोग भी शामिल होते थे। पठानकोट शहर की उस समय आबादी लगभग 18,000 थी। अधिकांश आबादी मुस्लिम परिवारों की थी। वेश्यावृत्ति में शामिल अधिकांश तवाइफें भी मुसलमान ही थी। इनमें से हमीदा, शमशाद बेगम, कालीजान तथा जेबुनिसा के शरीर, नाच और गायन के चर्चे चारों ओर थे। उस समय भी इन वेश्याओं का संसर्ग सिर्फ अमीरों को ही नसीब था। तब पठानकोट में बडहरा, पुरी तथा नंदा खानदान ही ऐसे थे जिनके पास जायदाद थी। मुसलमानों में गिनती के लोगों को छोड़कर बाकी सारे लेबर क्लास के ही थे। सायं के वक्त चौबारों से उठने वाली तबले की थाप, घुंघरुओं की झंकार और संजीदों का संगीत बाजार से गुजरने वालों के पैर रोक लेते थे। जो लोग मुजरा देखने में असमर्थ थे, वे इन कोठों के नीचे खड़े होकर कोठों से आने वाली स्वर लहरियों का लुत्फ उठा लेते थे। भले घरों के लोग रात को इस चौक से गुजरने में परहेज करते थे। रात की स्याही में इन कोठों पर और क्या क्या होता था, यह राज तो इन कोठों की दीवारें ही जानती हैं। कहा जाता है कि हमीदा और शमशाद का मुजरा सबसे अच्छा होता था। ये दोनों पठानकोट के पास कंदरोड़ी के गांव गुड़ा खुर्द की रहने वाली थी। शमशाद जहां की वेश्याओं में सबसे सुंदर थी और मिर्जा गाने में उसका कोई सानी नहीं था। धारीवाल के निकट कोट संतोख राय गांव की मरासी तथा कंजरियां भी इस बाजार की रौनक बनी हुई थी। बंटवारे के वक्त पठानकोट की लगभग सारी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। पठानकोट की रातों को रंगीन करने वाली ये हुस्न की परियां भी कोठे खाली करके पाकिस्तान चली गईं। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने वहां अपना धंधा फिर जमा लिया। इस बात के प्रमाण 1954 में क्रिकेट मैच देखने गए पठानकोट के कुछ लोगों ने जहां आकर दिए। ये लोग गए तो क्रिकेट मैच देखने थे, परंतु वहां लाहौर की हीरा मंडी में हमीदा से मिलने जा पहुंचे। कहते हैं वहां हमीदा ने भी दिल खोल कर उनका स्वागत किया। इधर बंटवारे के दौरान
जहां मुजरा करने वाली लगभग सभी तवाइफें जहां पाकिस्तान चली गईं, वहीं उनमें से एक की औलाद गूंगी लड़की थी जिसे वह जानबूझकर पठानकोट छोड़ गई। बाद में इस गूंगी लड़की ने जवान होकर ढांगू रोड पर बड़े बिजली घर के सामने अपना परंपरागत धंधा शुरू कर लिया और वह स्थान गूंगी मोहल्ले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस गूंगी मोहल्ले का खात्मा 1978 में उस समय गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर सरदार निरंजन सिंह ने किया था। उम्मीद है पठानकोट की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप इस कहानी के माध्यम से पठानकोट के इतिहास से भी वाबस्ता हुए होंगे। ऐसी ही कहानियों में से कोई नई कहानी लेके मैं आपके साथ फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।